नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अभिव्यक्ति आईएएस की क्लासेस में। और हम जैसी आपकी इच्छा थी, डिमांड थी कि पीवाईक्यूज़ को लाया जाए, तो पहले हम जो प्री एग्ज़ाम में, जो आईएएस के प्री में पीवाईक्यू जो ज्योग्राफी से पूछे गए उनको करेंगे। उसके बाद जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जब पूछे जाते थे, जब प्री में सब्जेक्ट हुआ करता था, उसके उन क्वेश्चंस को करेंगे जो हमारे प्री में जीएस के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए चलते हैं। और क्लाइमेटोलॉजी से जितने भी यूपीएससी में पीवाईक्यू पूछे गए हैं उनको आज हमने लिया है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, हर एक सेक्शन को अगर देखें तो लगभग पिछले 15 सालों में 15 से 20 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इस तरीके से हम जलवायु विज्ञान को आज देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। उससे पहले आपको एक जो सुनील सर ने भी बताया था, मैं भी आपके लिए एक बार फिर आपको रिमाइंड करा देना चाहता हूं। 8 मार्च का दिन आप नोट कर लीजिए। इस दिन आपकी स्पेशल क्लासेस होंगी और पूरा जो डे है वो एक अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाएगा, जिसमें आपकी लगभग सुबह 7 बजे सरस्वती वंदना होगी। उसके बाद 7:30 बजे से लगातार आपकी क्लास रहेगी, जिसमें विश्व महिला दिवस पर थीम क्या है, उसके कौन कौन से मुख्य आकर्षण बिंदु हैं। उसके अलावा यूपीएससी के लिए महिला सशक्तिकरण या फिर महिलाओं से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। वो न केवल एक जीएस में आते हैं सारे क्वेश्चन, बल्कि अलग से 250 नंबर का जो ऐसे का पेपर होता है उसमें भी पूरा एक निबंध के रूप में आ जाता है। उसी को ध्यान रखते हुए सुनील सर की विश्व महिला दिवस पर संबोधन के साथ जीएस के चारों पेपर और ऐसे में महिला संबंधी जो मुद्दे हैं उन सब का विश्लेषण किया जाएगा। और अभिव्यक्ति आईएएस के द्वारा जो एकलव्य आंसर राइटिंग और अर्जुन एमसीक्यू में जो चयनित हुए हैं बच्चे, उनका सर के द्वारा एक सम्मान भी होगा और उन सब बच्चों का संबोधन होगा, आपसे वो रूबरू होंगे। उसके बाद 10:30 बजे जीएस फाउंडेशन की क्लासेस होंगी और उन सब चीज़ों को आपको देखना है। इसके साथ ही शाम को 6 बजे गुरु अभिवादन संवाद आपके साथ रहेगा, जिसमें आप डायरेक्ट जुड़िए और अपने क्वेश्चंस गुरु के साथ जो है शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, ये मेरा आपको दायित्व था कि आप 8 मार्च को नोट कर लीजिए और उसको तैयार रखिए। तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास पर। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? देखिए, यूपीएससी के क्वेश्चन अगर आपको करने हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, जनरल स्टडी में या फिर करंट अफेयर हो या फिर स्पेशल जो विविध वाला पोर्शन है, आपको सबसे पहली चीज रखनी होगी कि आप हर शब्द को बड़े बारीकी से पढ़ें। यहां पूछा है उत्तरी गोलार्ध में, गोलार्ध कितने होते हैं आपको पता है, तो यहां पर उत्तरी गोलार्ध में पूछा गया है कि वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है। ये एक सामान्य क्वेश्चन है, लेकिन यूपीएससी आपको ऑप्शन देकर ऐसा कंफ्यूज करेगा कि आप सामान्य क्वेश्चन को भी गलत करें। इसको करने से पहले एक चीज आप जो देखिए, मैं जो कहना चाहता हूं, ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर जो मध्य रेखा है, भूमध्य रेखा या इक्वेटर है, इसको काटती है। उसके बाद 23.5 डिग्री पर यहां पर आपको मिलेगी 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये जो है कर्क रेखा, कैंसर भी कहते हैं, कैंसर लाइन, तो कर्क रेखा आपको मिलेगी। उतना ही 23.5 डिग्री साउथ में अगर जाएंगे तो यहां पर आपको कैप्रिकॉर्न मकर रेखा मिलेगी। क्या है, साउथ में जाएंगे तो आपको मकर रेखा मिलेगी। एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, बहुत सामान्य सा है लेकिन कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, सबसे पहले आप ये देखिए कि जो 21 मार्च है,
मान लीजिए एक ट्रायंगल की बात करते हैं, यहां हम सूर्य की, सन की बात करते हैं। 21 मार्च को सन की जो है रोशनी भूमध्य रेखा पर यानी इक्वेटर पर डायरेक्ट पड़ेगी। ये मान लीजिए हम ये पॉइंट मानते हैं, ये है 21 मार्च। क्या है? 21 मार्च। इसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी लगभग 3 महीने बाद, लगभग कितने? 3 महीने बाद। ये मैं क्यों बना के दिखा रहा हूं आपको, ताकि आपको याद रहे, लगभग 3 महीने बाद 21 जून, 21 जून के दिन सन ऊपर टर्न करते हुए पहुंचेंगे यहां पर, और उनकी जो है रोशनी ऐसे चल रही होगी, और इसके बाद तिरछी होंगी। 21 जून, 21 मार्च, उसके बाद जून के बाद फिर जो है 3 महीने आप देखिए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। क्या? सितंबर। सितंबर की तरफ जब आएंगे तो आपको यहाँ फिर दोबारा से सन जो है इसी फेज में लौटते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर फिर सन आ गए। ठीक, इस बात को आप देखिए कि ये 21 जून के बाद फिर यहाँ पर जो है 23 सितंबर हुआ, 23 सितंबर। ठीक, सितंबर के बाद फिर आगे चलिए आप 3 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जब दिसंबर पहुंचेंगे तो फिर आप जो है मकर रेखा पर पहुंचे। कहाँ पहुंचे? मकर रेखा पर। और दिसंबर में कौन सा? 22 दिसंबर। ये दिन आपको याद रखना है, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को आप यहां पहुंचे। उसके बाद दिसंबर के अगले 3 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च। जनवरी, फरवरी, मार्च में फिर आप यहां पहुंचेंगे, और सन जो दिसंबर में यहां आ गए थे, फिर दोबारा टर्न लेके मार्च में यहां पहुंचे। तो ये स्थिति आपको समझ में आई। इन स्थितियों से हमारे जो ब्रह्मांड के साथ साथ हमारी जो हस्तरेखाओं की कला के माहिर जो आपको देखकर बताते हैं, वो सभी इनका अध्ययन करते हैं। अब देखिए, जो 21 मार्च है और 23 सितंबर है, 2 डेट आप याद रखिए, 21 मार्च और 23 सितंबर। 23 सितंबर। अभी इसको मैं और सही से लिख देता हूं आपके लिए। 21 मार्च और 23 सितंबर। इस दिन दिन और रात बराबर हैं। ये 2 डेट आप याद करिए। क्यों बराबर हैं? क्योंकि सन की जो रोशनी है भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ रही है, और ये क्या है? दिन और रात दोनों बराबर हैं। कहां पर? 21 मार्च और 23 दिसंबर। इसलिए ये दोनों डेट आपको याद रखनी है। उसके बाद पहुंचते हैं हम 21 जून। कहां पर? 21 जून। 21 जून को जब सन ऊपर पहुंचेगा तो 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा है। वो कहां पर? कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा है। इस दिन जो उत्तरी गोलार्ध में है सबसे बड़ा दिन होगा। कहां? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? सबसे बड़ा दिन। तो आप ये कह सकते हैं कि 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में, 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा आपसे अगर पूछा जाए तो भैया सबसे लंबी रात होगी। अगर आपसे क्वेश्चन यही पूछ लिया जाए कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी रात कहाँ है, कब होती है, तो भैया 22 दिसंबर। इस आधार पे अगर आप देखें तो ठीक, तो सबसे बड़ा दिन होगा तो रात सबसे छोटी भी तो होगी।
इस बात को आप डेरिवेट करिए कि आपको एक चीज दी गई है, उससे दूसरी इंफॉर्मेशन आप कैसे निकालोगे। इसके बाद फिर हम आते हैं 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर की बात अगर आपसे की जाए तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन थी जो आपको याद रखनी है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है ये देखिए। अब बैक चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर क्या होता है। हमको समझ में आया कि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को, कब, 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। अब क्वेश्चन के ऑप्शन देखिए। जून महीने का पहला पखवाड़ा, जून महीने का दूसरा पखवाड़ा, जुलाई महीने का पहला पखवाड़ा, जुलाई महीने का दूसरा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को मॉडिफाई किया गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 21 जून दूसरे पखवाड़े में पड़ती है, तो जून महीने का दूसरा पखवाड़ा, इसका आंसर होगा द सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून। इस चीज को आप समझिए। इस क्वेश्चन में मैंने समय इसलिए लिया कि जितने क्वेश्चन और हमें पूछे जाएंगे इस तरीके के, उन सारे क्वेश्चनों को हम बहुत जल्दी आगे से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, जिसमें क्या है, जो 21 जून वाली स्थिति है उसको संक्रांति कहते हैं, अयनांत भी कहते हैं। तो इसको भी आप याद रखिए, ग्रीष्म संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत। जब जो 22 दिसंबर की बात होगी तो वो शीत संक्रांति या शीत अयनांत कहेंगे। जैसे इसको एक बार और समझ लिए, क्वेश्चन में बाद में पूछा जाएगा। 21 जून वाली जो दिन है उसको ग्रीष्म अयनांत या ग्रीष्म संक्रांति कह सकते हैं। 22 दिसंबर वाली जो जगह है, 22 दिसंबर को जो डेट है उसको शीत अयनांत या शीत संक्रांति। 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव कहा जाता है, विषुव, है ना। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। तो ये चीजें थी, ठीक है। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है, ऊंचे बादल मुख्य तौर पर सौर विकिरण को परावर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा करते हैं। देखिए, आपने अभी वायुमंडल पढ़ा, वायुमंडल के आधार पे इसको थोड़ा बहुत कर सकते हैं। जब आप बादलों की संरचना पढ़ लेंगे तो और चीजें क्लियर होंगी। यहां लिखा है ऊंचे, ऊंचे का मतलब वायुमंडल की ऊपरी, मतलब क्षोभ मंडल के ऊपर वाले हिस्से में जो मिल देंगे। तो ऊंचे बादल क्षोभ मंडल से ऊपर सौर विकिरण को परावर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा करते हैं। इनका यह कहना है कि जो ऊपर से सौर विकिरण आ रहा है उसको वहीं से वहीं ट्रांसफर कर देते हैं, जिसकी वजह से भूपृष्ठ ठंडा रहता है। भैया, जो ऊंचाई पर स्थित है बादल, वो सौर विकिरण को रोकने में असमर्थ हैं। वहां से सौर विकिरण एंटर कर जाता है। जब एंटर कर जाता है तो वो जो है ठंडा करेंगे, गर्म, तो वो तो गर्म करने में होंगे। तो इस तरीके से ये पहला ऑप्शन, पहला जो कथन है वो तो गलत नजर आता है, ठीक है ना। दूसरा क्या लिखा है, भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली अवरक्त विकिरण का निचले बादल में बहुत अधिक अवशोषण होता है। जो पार्थिव विकिरण है हमारा, जो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है पृथ्वी से टकराने के बाद, जो पार्थिव विकिरण के रूप में दीर्घ तरंग के रूप में जाता है, उसका अवशोषण निचले बादल करते हैं। ये बात सही है। देखिए, क्वेश्चनों को पढ़िए, बहुत अधिक मतलब लगभग संपूर्ण रूप से अवशोषण कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। जब आपको मैंने वायुमंडल की परत बताई थी तो बताया था कि पार्थिव विकिरण टकराने के बाद कुछ ऑब्जर्वेशन के बाद ये टर्न लेता है और एक सर्कुलेशन में फ्लो करता है, जिसकी वजह से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान बना रहता है। ये बात बताई थी। तो पूर्ण रूप से अवशोषण नहीं करते, ये बात बिल्कुल गलत है। यानी कि बहुत अधिक अवशोषण नहीं होता, बहुत सामान्य सा कम सा अवशोषण होता है। बाकी विकिरण को ये दोबारा से नीचे पृथ्वी पर भेज देते हैं और एक सर्कुलर चलता रहता है ना। एक जो है चक्रीय गति उत्पन्न होती है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस भी गलत हो जाएगा। तापन प्रभाव होता है, हाँ ये बात सही है कि ये टेम्परेचर को बढ़ाने में सहयोग करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है?
क्वेश्चन में पूछा गया है कि सही बताना है हमको, कौन सा कथन सही है। तो केवल एक, बिल्कुल जब हमें पता है ये दोनों गलत हैं तो सही कोई सही, ना तो एक और ना ही दो। तो इस तरीके से आपको भी सोचना है कि क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है ना वो सामान्य है, लेकिन आपको शब्दों के जाल में फंसाया जा रहा है। तो इस चीज को देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। ये एक्सप्लेनेशन है कि निचले घने जो बादल होते हैं सौर विकिरण को प्रतिबिंबित करते हैं, पृथ्वी की सतह को ठंडा करते हैं। तो ये कथन क्या होगा, गलत हो जाएगा कि जो जितने भी निचले बादल होते हैं वो थोड़ा बहुत अवशोषण करते हैं और पृथ्वी के तापमान को क्या है, बढ़ाने में सहयोग करते हैं। ऊंचे जो बादल होते हैं वो सौर विकिरण को क्या करते हैं, अगर आप ऊपर की बात करें तो वो वहीं से परावर्तित नहीं करते, वो पृथ्वी पर भेजने का कार्य करते हैं। तो वो संचारित कर देते हैं, विकिरण को नीचे की तरफ भेज देते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखना। वे पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित कुछ अवरक्त विकिरण को रोक तो लेते हैं, ये बात सही है, और रोकने के बाद जो अवशोषण थोड़ा बहुत करने के बाद नीचे जरूर भेजते हैं, वापस नीचे की ओर भेज देते हैं। तो ये मैंने आपको बताया अभी कि किस प्रकार से सर्कुलेशन चलता है और एक टेम्परेचर मेंटेन होता है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ऊपर वाले बादलों से क्वेश्चन पूछा गया और निचले बादलों से क्वेश्चन पूछा गया, और पूछा गया कि सौर विकिरण से क्या उनका होता है और पार्थिव विकिरण से इन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। क्वेश्चन में ये पूछा गया था। तो आशा कर रहा हूं आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, पहले तो आपको ये पता नहीं चाहिए उष्णकटिबंध के क्षेत्र कौन से होते हैं, जब हम क्लासेस पढ़ेंगे इसको भी बताएंगे और अभी सॉल्व करेंगे तब। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों में, पूर्वी खंड का मतलब महाद्वीपों के पूर्वी भाग में, पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड, यहां महासागरों की बात हो रही है, तो महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं। अभी हमें ये लग रहा है कि ये हो क्या रहा है, क्वेश्चन में फिर दोबारा से पढ़िए दूसरा सेंटेंस। शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी पवन पश्चिमी खंडों की तुलना में महासागरों के पूर्वी खंडों को अधिक उष्ण बनाता है। यहां अब आपको देखना है कि ये क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहे हैं। चलिए हम सॉल्व करते हैं। ये एक आउटलाइन है पूरे विश्व की। अगर इसकी बात की जाए तो आप जो है 0 डिग्री को यहां पाते हैं। 0 डिग्री के नीचे जो है 23.5 डिग्री तक अगर आप बात करें तो मकर रेखा है, कैप्रिकॉन, और ऊपर जो है कर्क रेखा है। इन दोनों के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। इन दोनों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। लगभग 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। इस बात को आप समझे। अब सवाल ये है कि जब पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती हैं, पूर्वी व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है, पूर्व की व्यापारिक पवनों की पूर्व से आती हैं। पहली बात तो यह है, पूर्व से आती हैं तो दक्षिण से भी आएंगी तो दक्षिण पूर्वी वाली, उत्तर से आएंगी तो उत्तर पूर्वी वाली, तो उत्तर से आएंगी तो उत्तर पूर्वी वाली, दक्षिण से आएंगी तो दक्षिण पूर्वी वाली। ये बात समझ में आ गई। ये दोनों जब आपस में आती हैं तो ये वाला खंड है, ये अगर महाद्वीप की बात की जाए तो महाद्वीप का ये जो है पूर्वी भाग है, और अगर महासागर की बात की जाए तो महासागर का ये पश्चिमी भाग है। इस बात को समझ रहे हो आप। तो अगर आपसे मैं ये पूछूं कि पूर्वी व्यापारिक पवनें जब चलती हैं तो महाद्वीपों के पूर्वी भाग में अधिक ठंडा यानी अधिक बारिश करती हैं, और महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में क्या है, शुष्क बनाती हैं। ये आप कह सकते हैं। या फिर अगर मैं आपसे ये कहूं कि पूर्वी व्यापारिक पवनें जब चलती हैं तो महासागरों का पश्चिमी भाग, महासागरों का पश्चिमी भाग इसमें बारिश करती हैं, ठीक है ना, ये आप कह सकते हो। तो इसी प्रकार से अगर हम 66.5 डिग्री की बात करते हैं ऊपर, यहां पर चलती हैं पछुआ पवनें जो पश्चिम से चलती हैं। अब पश्चिम से चलने वाली पवनों की बात कीजिए, जब ये महाद्वीपों के इस साइड में आती हैं
महाद्वीपों का पश्चिमी भाग हो गया, महासागरों का पूर्वी भाग हो गया। तो ये महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर बारिश करती हैं और महासागरों के पूर्वी भाग पर बारिश करती हैं। तो ये चीज़ समझ में आया। अगर यहाँ भी अगर हमें देखना हो तो ये अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर का ये पूर्वी भाग हो गया, इस पूर्वी भाग पे बारिश करेंगी और महाद्वीपों का पश्चिमी भाग होगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, महासागर का पश्चिमी पूछा है या महाद्वीप का पूर्वी या पश्चिमी पूछा है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या कहा है कि जब व्यापारिक पवनें आती हैं तो पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड पर अधिक उष्णता होती है। महासागरों के पश्चिमी खंड पर अधिक उष्णता होती है, अधिक तापमान होगा तो क्या होगा, बारिश होगी। बिल्कुल सही बात है। यहां कहा गया है कि महासागरों का जो पूर्वी खंड होता है उसकी अपेक्षा महासागरों के पश्चिमी खंड पर अधिक उष्ण होते हैं, अधिक बारिश होती है। अब इसको देखिए, जब व्यापारिक पवनें चली, ये हिंद महासागर था, हिंद महासागर का ये पूर्वी भाग था और ये पश्चिमी भाग था। तो ये बारिश तो यहाँ करेंगी, तो पूर्वी भाग की अपेक्षा ये पश्चिमी भाग अधिक उष्ण है और बारिश भी यहाँ पर अधिक होगी। ये बात समझ में आई आपको। ये महासागरों की बात हो रही है। तो व्यापारिक पवनें महासागरों के पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग पर अधिक उष्ण होती हैं, अधिक बारिश करती हैं। इस बात को ध्यान देना। अगला देखते हैं। देखिए इसमें सेंटेंस में दूसरा क्या है, शीतोष्ण क्षेत्र यानी कि जहां पर पछुआ पवनें चलती हैं पश्चिमी खंडों की तुलना में महासागरों के पूर्वी खंडों को अधिक उष्ण बनाता है। तो यही तो हम कह ही रहे हैं कि जब अगर हम शीतोष्ण क्षेत्र या में देखें तो पूर्वी महासागरों का ये पूर्वी जो है अधिक उष्ण होगा पश्चिम की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो है हवाएं आगे जाकर महासागरों के पूर्वी भाग में बारिश कर देंगी, अधिक उष्ण उसको बनाती हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे तो कथन दूसरा भी आपके लिए क्या है, सही हो गया। तो इसका मतलब ये भी इसमें बिल्कुल सही है। क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न में से कौन से कथन सही हैं, तो भैया हम डायरेक्ट आंसर लगाएंगे ना, इतनी देर हमने लगाई है, तो कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। ये क्वेश्चन ऐसा था जिसको आपको आता है लेकिन इसकी लैंग्वेज अगर पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, गलत कर देंगे। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आपको इन खंडों को जैसे समझा जाएगा कि महाद्वीप बोला है या महासागर बोला है, इसको बहुत अच्छे से देखना है। चलिए अगला, तो इस तरीके से बात करें तो अब आपको समझ में आ गया, यही व्याख्या मैंने आपको समझाई है। आगे चलते हैं। अगला, महासागर औसत तापमान OMT मतलब ओशियन मीन टेम्परेचर, जब महासागरों का औसत तापमान मापा जाता है उसके संदर्भ में आपसे बातें की जा रही हैं। पहला पूछा है OMT को यानी कि महासागरीय औसत तापमान को 26 डिग्री समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है। यहां देखिए, जैसे कोई महासागर है, अब इस महासागर के अंदर जल भरा है और हमें क्या करना है, इस महासागर का टेम्परेचर मापना है। और टेम्परेचर के लिए जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे, जहां पर हमें 26 डिग्री की जो परत मिल जाएगी, 26 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जहां मिल जाएगा वहीं पर हम रोक लेंगे। तो ये कहना चाह रहा है कि समताप रेखा जो 26 डिग्री सेल्सियस की है, महासागरों के अंदर जो पाई जाती है, वहां तक अगर नापने के लिए हमें जाना पड़े तो जनवरी और मार्च में हिंद महासागर में लगभग दक्षिण पश्चिम में 129 मीटर गहराई पे वो होती है। जनवरी और मार्च में हिंद महासागर में 130 गहराई के अंदर अगर जाओगे तो आपको 26 डिग्री समताप रेखा की गहराई मिलेगी, 26 डिग्री सेल्सियस तापमान वहां मिलेगा, ये यहां कहना चाहता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो औसत तापमान के लिए सबसे पहले तो हमें 26 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। नीचे जाते जाते कहाँ मिलेगा, ये मिलने का जो जोन होता है 50 मीटर से लेकर 100 मीटर के बीच में है। कहाँ पर? हिंद महासागर में। ये एक स्टैटिक भी है
इसको आप समझिए। यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि 50 से 100 मीटर गहराई की तरफ अगर जाएंगे तो हिंद महासागर का तापमान आपको 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास मिल जाएगा। तो यहाँ पूछा गया यही कि OMT को 26 डिग्री समताप की गहराई तक मापना है हमको। जनवरी मार्च में हम 129 मीटर नीचे जाएंगे? नहीं साहब, ये 50 से 100 मीटर के बीच में मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझनी थी, ठीक है ना। अगला कि जो हिंद महासागर औसत तापमान जनवरी से मार्च में जो एकत्रित किया जाता है, यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि मानसून की जो वर्षा होगी उसका पैटर्न कैसा होगा, ये समझने के लिए। देखिए, जो हमारा हिंद महासागर है उसका पश्चिमी हिस्सा और पूर्वी हिस्सा और मिडिल, इन सब को क्या है, एक हिंद महासागर का टेम्परेचर मापने की कोशिश की जाती है। जितना ज़्यादा हिंद महासागर का टेम्परेचर होगा, मानसून के सकारात्मक होने की संभावना उतनी ही है। और ये कोशिश की जाती है कि लगभग औसत 26 डिग्री सेल्सियस का हमें मिल जाए। तो नीचे जाने पे कहाँ मिलेगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो ये 50 मीटर से 100 मीटर की गहराई में हिंद महासागर में मिलता है। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो ये 129 मीटर पे नहीं होगा। दूसरा, इस तापमान को मापने की आवश्यकता हमें मानसून के पैटर्न को समझने में होती है। तो मानसून की वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकाल औसत वर्षा से कम होगी या अधिक, ये हम जान पाएंगे। तो ये हम जान पाएंगे कि वो वर्षा कम होने वाली है या कम ज़्यादा, यानी सकारात्मक मानसून रहेगा या नकारात्मक। तो ये कथन तो बिल्कुल सही है कि औसत महासागर का तापमान अगर हम मापेंगे तो मानसून के पैटर्न को समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर पूछा जाए कि कौन से कथन सही हैं पूछा है, तो आंसर हो जाएगा केवल बी, केवल 2 सही है। तो इस बात को भी आप देखिए, क्वेश्चन का पैटर्न आप समझिए कि आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, लेकिन जब हम देखते हैं इसको सेंटेंस के रूप में और जब ये 2-3 आंकड़े इसमें मिलते हैं तो हमें समझ से दूर हो जाता है ये कि अब क्या करें, ठीक है। अगला तो यही है कि हिंद महासागर का औसत तापमान अगर हमें 26 डिग्री सेल्सियस ईजोटर्म का मतलब यहाँ पर एक थर्मोलाइन के लिए कहा गया है कि इतना टेम्परेचर आवश्यक है नापने के लिए। तो उसको अगर मापना है हमें तो हमें लगभग 50 से 100 मीटर की गहराई में जाना पड़ेगा, वही मिलेगा ये टेम्परेचर। तो वहाँ पर हमारे ऑप्शन में 129 था, तो ये तो गलत हो गया, इसलिए पहला कथन गलत था। OMT का उपयोग आकलन करने के लिए किया जा सकता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मानसून का वितरण है, मानसून का पैटर्न है, उसे समझने के लिए हम ये आकलन करते हैं। आपने इंडियन ओशियन डायपोल IOD, इंडियन ओशियन डायपोल भी आपने सुना होगा। इंडियन ओशियन डायपोल को समझने के लिए भी हमें जो है महासागरों का औसत तापमान पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। देखिए, जब मैं आपको वायुमंडल पढ़ा रहा था तो मैंने समझाया था कि क्षोभ मंडल की जो ऊपरी सीमा है, या फिर ये कहिए क्षोभ सीमा के जो निचला क्षेत्र है, उस क्षेत्र पर उस क्षेत्र पर जेट प्रवाह पाया जाता है, जेट स्ट्रीम पाई जाती हैं। जेट स्ट्रीम कुछ नहीं है, तीव्र गति से चलने वाली हवाएं हैं, और ये चलती कहाँ हैं? क्षोभ मंडल में ऊपरी सीमा पर चलती हैं, पृथ्वी से लगभग 8 से 10 किलोमीटर ऊपर। समझ में आया आपको? तो जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में चलते हैं, ऐसा तो है ही नहीं कि केवल उत्तरी, ये दोनों में चलते हैं। तो जेट प्रवाह जो क्षोभ सीमा से नीचे क्षोभ मंडल में जो पृथ्वी के तल से लगभग 8 से 10 किलोमीटर में तीव्र गति से चलने वाली पवनें होती हैं, जिन्हें जेट प्रवाह, जेट स्ट्रीम कहा जाता है। इनकी सामान्यतः जो दिशा होती है पश्चिम से पूर्व होती है, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना। तो इस सेंटेंस के आधार पर अगर हम बात करें तो ये तो गलत हो गया भैया, ठीक है ना। क्या हो गया? गलत हो गया। अगला है सेंटेंस, केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षी मतलब आंख, केंद्र में आंख उत्पन्न
करते हैं। यहां पूछा है कि केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में आंख उत्पन्न करते हैं। तो भैया बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब आप चक्रवात पढ़ेंगे तो शीतोष्ण चक्रवात पढ़ेंगे और उष्ण चक्रवात पढ़ेंगे। तो शीतोष्ण चक्रवात में जो मिडिल वाला एरिया होगा वो बदलता रहता है। कभी उष्ण वायु ज़्यादा आक्रामक होगी, कभी जो है शीत वायु ज़्यादा आक्रामक होगी, दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे। जब आप शीतोष्ण चक्रवात पढ़ते हैं तो उसकी 6 दिशाएं आपने पढ़ी होंगी। इसका मतलब जो शीतोष्ण चक्रवात की आंख है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती, मतलब केंद्र पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता, तो कुछ में ही होता है। बिल्कुल सही बात है। तो उष्ण चक्रवात जितने भी होते हैं उनमें जो है आंख, जो चक्षु जिसे हम केंद्र कह सकते हैं, वो जो है पूर्ण रूप से विकसित होता है। अब सवाल यह है कि जो पूर्ण रूप से केंद्र विकसित होता है उसमें टेम्परेचर क्या होगा। देखिए, जब आप चक्रवात को पढ़ते हैं तो आप ऐसे ये दिखाते हैं और मिलीबार में दिखाते हैं, है ना, दाब, कि यहाँ पर 100, फिर 110, फिर 120, 130। इसका मतलब ये हुआ कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात में बाहर की तरफ हम जा रहे हैं आंख से, तो दाब बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर दाब सबसे कम है। आपको एक बात पता होनी चाहिए, तापमान और तापमान और दाब में इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन का मतलब जहां दाब कम होगा वहां टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक। और हमें ये पता है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की जो आंख विकसित होती है वहां पर दाब कम होता है, तो टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अगला क्वेश्चन में कहा गया कि चक्रवात की जो वाताक्षी है यानी कि आंख है, आंख यानी केंद्र के अंदर का तापमान लगभग 10 डिग्री से भी कम होता है। यहाँ तो कम टेम्परेचर की बात कर रहा है। हम तो अभी पढ़े कि यहाँ पर कम तो वायुदाब होता है, और जब वायुदाब कम है तो यहाँ पर टेम्परेचर तो ज़्यादा होगा। इस तरीके से ये भी गलत हो गया, ठीक। तो केवल कथन दो जो सही है वो यहाँ पर सही है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है ये देखना जरूरी है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, यानी कि हमें करेक्ट आंसर जो है, करेक्ट जो इसमें स्टेटमेंट दिया गया वो केवल 2 सही है, 1 और 3 गलत हैं। तो केवल 1 सही, केवल 2 नहीं, केवल 2 सही है, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो आपको समझ में आया कि क्वेश्चन बहुत सिंपल था। आपने चक्रवात केवल ऊपर से पढ़ा हो नॉर्मल ना, तब भी इसको कर सकते हैं, लेकिन इसको टैकल करने के समय आपको छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए कि दाब क्या होता है, किस चक्रवात का दाब कितना होता है, और बाहर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, शीतोष्ण चक्रवात कैसे। तो यहाँ जेट स्ट्रीम और चक्रवात दोनों को मिला के पूछ लिया, क्योंकि यूपीएससी एक क्वेश्चन में 2-3 कॉन्सेप्ट को साथ में पूछना चाह रहा है। इस पैटर्न से आपको पता है, और ये 2020 में आपके क्वेश्चन आया था। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको अब वो सेपरेट नहीं पूछेगा, आपको तापकटबंध, वायुदाब, जेट स्ट्रीम और मानसून तीनों को मिला के एक क्वेश्चन बना देगा। तो पढ़ना सब है, और इसमें देखिए चक्रवात और जेट स्ट्रीम दोनों से क्वेश्चन पूछ लिया गया। चलिए आगे चलते हैं। तो ये इसकी व्याख्या है, ठीक है ना। तो ज़्यादातर में तो आप होती नहीं है, शीतोष्ण में जो है बहुत ही कम आंख होती है, यानी केंद्र जो है पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में बहुत अच्छे से विकसित होता है, लेकिन उसका जो केंद्र होता है गर्म होता है, ना कि ठंडा। मैंने आपको बताया कि वहाँ वायुदाब कम होगा, वायुदाब कम यानी टेम्परेचर ज़्यादा, यानी वहाँ गर्म है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान दीजिए। अगला, मेघाच्छादित रातों में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती। देखिए, ओस की बूंदें क्यों बनती हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ओस की बूंदों को बनने के लिए संघनन की क्रिया आवश्यक है। संघनन को होने के लिए टेम्परेचर का कम होना आवश्यक है। और यहाँ पर मेघ आच्छादित यानी बादलों से आच्छादित रात है, घनघोर बादल छाए हुए हैं। आपने कभी गांव में रहे हो तो महसूस किया होगा, जब बादल ज़्यादा कोहरे घने छाए हुए थे तो वहाँ पर उमस का आपको वातावरण मिलेगा, टेम्परेचर आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, आपके शरीर बॉडी को ये महसूस होता है।
क्वेश्चन में ये पूछा गया कि मेघाच्छादित रातों में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती, तो हम रीजन ये ध्यान रख लें कि ओस की बूंदें बनने के लिए टेम्परेचर कम होना चाहिए और संघनन की क्रिया होनी चाहिए। तो ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन में दिया है भूपृष्ठ से निर्मुक्त विकिरण को बादल अवशोषित कर लेते हैं। जब भूपृष्ठ से निर्मुक्त वो होगी तो बादल उसको अवशोषित कर लेते हैं। अभी आपको मैंने बताया था कि जितना भी भूपृष्ठ से पार्थिव विकिरण जाता है बादलों के द्वारा पूर्ण रूप से अवशोषित नहीं होता, बल्कि वो परावर्तित वापस आता है और वो एक सर्कुलेशन में घूमता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन तो गलत हो गया, सेंटेंस में भी गलत है। और ओस की बूंदें बादलों के पास बनेंगी, अगर बादलों ने थोड़ा बहुत अवशोषण भी किया तो वहाँ टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। और टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा तो फिर क्या है, हिमांक के पास नहीं जाएगा, ओस की बूंदें नहीं बनेंगी। और जो है जहाँ पर टेम्परेचर कम नहीं होगा तो वो संघनन की प्रक्रिया भी पूर्ण नहीं होगी। अगला देखिए, पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देते हैं। यहां ये कह रहा है कि पृथ्वी के द्वारा जो पार्थिव विकिरण दिया गया है उसको बादल वापस क्या कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। एक बात सुनिए, जैसे कोई विकिरण ऊपर गया, बादलों ने थोड़ा बहुत अवशोषित किया, बाकी का सब परावर्तित कर दिया, एक सर्कुलेशन बना। सर्कुलेशन बनने से वो टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। अगर मान लीजिए तापमान इंक्रीज होगा तो बूंद बनेगी उसकी, बिल्कुल नहीं बनेगी। इसका मतलब यहाँ ये बात सही हो सकती है, इस पे पिन पॉइंट कीजिए कि हाँ, बादलों के पास के नीचे का सारा एरिया क्या है, अब गर्म हो चुका है और टेम्परेचर ज़्यादा, संघनन नहीं होगा। संघनन नहीं होगा तो ओस की बूंद नहीं बनेगी। अगला, मेघाच्छादित रातों में भूपृष्ठ का तापमान कम होता है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। जब बादलों की उपस्थिति नहीं होगी तब पृथ्वी सबसे ठंडी होगी, क्योंकि पृथ्वी के द्वारा जो भी पार्थिव विकिरण भेजा जाएगा वो लौट के नहीं आएगा, वो क्या है, अंतरिक्ष में चला जाएगा। तो ये सेंटेंस तो बिल्कुल गलत है, इससे ओस की बूंदों बनने का कोई मतलब नहीं है। पृथ्वी का तापमान कम होगा ही नहीं मेघाच्छादित बादलों के समय, यानी मेघाच्छादित रातें जो होंगी, मेघ से आच्छादित रात जो होंगी। बादल बहते हुए पवन को भूमि तल की ओर विक्षेपित कर देते हैं। बादल बहते हुए पवन को नीचे की ओर विक्षेपित कर देते हैं। तो ये बात ठीक है कि, लेकिन पवन की जब हम बात करते हैं तो पवन हमेशा क्या है, क्षैतिज गति से चलती है। मान लीजिए बादलों के पास पहुंची तो वो एक सर्कुलेशन में सर्कुल तो बना देता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस पॉइंट को भी आप पॉइंट कर सकते हैं कि हाँ भाई, यहाँ भी टेम्परेचर बढ़ रहा है और यहाँ भी बढ़ रहा है, और यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा तो बूंद नहीं बनेगी, यहाँ बढ़ेगा तब नहीं बनेगी। लेकिन जो विकिरण होता है, पार्थिव विकिरण ही सबसे ज़्यादा तापमान को बढ़ाने में योगदान देता है, और इसी वजह से पृथ्वी के जो आसपास के धरातल का तापमान क्या है, बढ़ जाता है जब बादल आच्छादित रातें होती हैं, जिस कारण क्या है, उसकी बूंदें नहीं बन पाती। तो रीजन यही है। आंसर इसका जो है बी ऑप्शन में होना चाहिए। ये ए लगे हुए हैं, ये बी, ये सी और ये डी ऑप्शन होना चाहिए। तो इसको आप देख लेना, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, तो बी ऑप्शन इसका होना चाहिए। आगे चलते हैं। मेघाच्छादित रातों में ओस की बूंदें नहीं बनती क्योंकि मेघाच्छादन के कारण पृथ्वी के विकिरण को बादलों द्वारा परावर्तित कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और परावर्तित करने से क्या है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और जलवाष्प का संघनन होना आवश्यक है ओस की बूंदों को बनने के लिए, तो ये बनेगा ही नहीं। रात के समय पृथ्वी का तापमान कुछ ठंडा होता है जब गर्म हवा पृथ्वी पे उपस्थित हो जाएगी, यानी कि जो है मेघाच्छादित बादलों के समय विकिरण को वापस करके जब गर्म हवा पृथ्वी के चारों ओर घूम जाएगी तो ओस की बूंदों का निर्माण नहीं होगा। और जो है गर्म हवा से उपस्थित अपेक्षाकृत ठंडी सतह के संपर्क में आती है, ठंडी सतह वहां पर होनी चाहिए, तभी ओस का निर्माण हो सकता है। इसलिए जो मेघाच्छादित रातें हैं वहां पर बूंद जो है निर्माण नहीं होता। तो इस बात को ध्यान रखिए। तो पृथ्वी का तापमान विकिरण की वजह से क्या है, कम नहीं हो पाता, यानी कि अधिक हो जाता है, और अधिक होने की वजह से संघनन नहीं हो पाता, संघनन की वजह से क्या है, बूंदों का निर्माण नहीं हो पाता। ये मेन रीजन इसका था, ठीक है। 2019 में आया ये क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। अगला,
जून की 21वीं तारीख को सूर्य, देखिए अभी मैंने आपको बताया था, देखिए कैसे आईएएस क्वेश्चनों को पूछता है। 21 जून से देखिए 2 क्वेश्चन पूछे उसने, ये 2019 में आया है। 21वीं तारीख को सूर्य के बारे में जानकारी ले रहा है कि सूर्य क्या करता है। ठीक है, तो मैं आपको अगर यहां चलिए इसको देख लीजिए। जो 21 जून होगा, इस बात को देखिए, ये कर्क रेखा है, ये जो है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा होगी, भूमध्य रेखा, इक्वेटर जिसे कहेंगे। इसकी बात की जाए, ये वाली रेखा जो है ये क्या होगी, मकर रेखा, कैप्रिकॉन, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कैसे आपको कंफ्यूज किया गया है, उस चीज को देखिए। पहले हम देखते हैं कि 21 जून की बात होगी तो सूर्य यहां पर होगा। जब 21 जून की बात होगी, सूर्य 21 जून पे क्या है, कर्क रेखा पर लंबवत, कहां पर, कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा होगा। ठीक, अब देखिए जब कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा हो, तो ये देखिए यहां से एक मैं लाइन खींचता हूं, ये शैडो आपको समझ में आ रही होगी, ये नाइट वाली शैडो है, यहां पर रात हो रही है, ये शैडो आपको समझ में आ रही है, डे है। अब देखिए इसको, ये जो आर्कटिक व्रत है ऊपर वाला, 66.5 डिग्री से ऊपर वाला आर्कटिक व्रत पूरा का पूरा डे के अंदर कवर्ड हो चुका है। इसका मतलब ये पूरे दिन और रात नहीं, 24 घंटे यहां पर दिन ही होगा। यहां देखिए नीचे अंटार्कटिक व्रत, ये चीजें यहाँ तो आपको आती है ना कि कौन सा व्रत कौन सा सर्किल है, अंटार्कटिक सर्किल जिसे हम कहते हैं। तो 66.5 डिग्री से नीचे का जितना भी होता है, ये देखिए इसमें पूरे में 24 घंटे क्या होगा, नाइट होगी। ये आपको समझ में आ रहा है। 3 चीजें आपने समझी, कर्क रेखा पर सूर्य जो है लंबवत चमक रहा है, और यहां पर सबसे बड़ा दिन होगा, ये तो मैं अभी आपको पहले बता ही चुका हूं। इक्वेटर पे क्या है, दिन और रात बराबर होंगे, यहां पर देखो शैडो से आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछे, बस आपका इसको अध्ययन अगर आपने किया है तो आप आसानी से कर सकते हैं। इस चीज को आप देखिए कितना, यानी कि अब पोलर की बात की जाए तो 6 पोल तो यहां पे होगा कि नहीं होगा, तो 6 महीने रात 6 महीने दिन वाला कॉन्सेप्ट आपको याद आ रहा होगा, पढ़ा भी होगा आपने, ऐसी बात नहीं पढ़ा, लेकिन जब क्वेश्चन में आया तो कैसे आ गया ये देखिए। अब देखो क्वेश्चन को देखते हैं। जून की 21वीं तारीख को सूर्य उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता, डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजन एट द आर्कटिक सर्किल। अभी हमने जो पिक्चर देखी थी उसमें 24 घंटे क्या है, दिन था। इसका मतलब ये सेंटेंस सही है कि क्षितिज, ये सूरज वहां डूबता नहीं है, 24 घंटे दिन होता है। उत्तरी ध्रुवीय व्रत यानी कि क्या, उत्तरी ध्रुवीय व्रत, आर्कटिक व्रत, अंटार्कटिक नहीं, आर्कटिक ऊपर वाला नॉर्थ में। दक्षिणी ध्रुवीय व्रत पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता, भैया यहां तो 24 घंटे डूबा ही रहता है, रात ही रात होती है, यही तो हम देख रहे थे। तो अंटार्कटिका व्रत जो है, डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजन ऑफ अंटार्कटिक व्रत पे, तो ऐसा नहीं है, यहां तो डूबा ही रहता है। तो ये गलत हो जाएगा, ये बात कंफर्म गलत है। मध्याह्न में भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्योमस्थ चमकता है, ऊर्ध्वाधर मतलब हॉरिजेंटली, है ना, वर्टिकली, क्या ऊर्ध्वाधर आपके जो है ऊपर से लंबवत चमक रहा है, लेकिन कहां पर, भूमध्य रेखा पर। अभी हमने देखा कि 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, तो ये सेंटेंस भी गलत हो गया। मकर रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्योमस्थ चमकता है, तो ये भी गलत हो गया, यहां भी नहीं चमकता। तो सवाल अब आपको आंसर मिल गया होगा, आंसर ये है ए। सिंपल सा क्वेश्चन, उसके ऑप्शन ऐसे बनाए गए कि आपको ये लगेगा कि ये क्वेश्चन कैसे पूछ लिया गया। तो जून की 21वीं तारीख आपको 2 तरीके से इसने पूछ ली, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आने वाले समय में क्या है,
यहाँ दिन है वहाँ रात करेगा, रात है वहाँ दिन करेगा। जहाँ छोटा दिन वहाँ लंबी रातें होंगी, लंबा दिन वहाँ पर छोटी रातें। और ये कन्फ्यूजन आपको जीवन भर चलता रहेगा जब तक आप इसको अच्छे से नहीं समझ लेंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जो मैंने पहला यहाँ पर एक सर्किल बना के आपको दिखाया था, उसे मैं लास्ट में दोबारा दिखाऊंगा, उस चीज़ को आपको तैयार कर लेना है। चलिए आगे देख लीजिए। 21 जून को सूर्य ठीक कर्क रेखा के ऊपर रहता है। उत्तर अयनांत या फिर कर्क संक्रांति या ग्रीष्म संक्रांति इसे कहते हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक लंबे दिन होते हैं और ग्रीष्म ऋतु होती है। जो मैंने सबसे पहले बताया था आपको, सबसे लंबा दिन होगा लगभग 13.5 घंटे का। उत्तरी गोलार्ध में प्रत्येक देश के लिए अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि कर्क रेखा पे जो रहेंगे उनको 13.5, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे दिन की अवधि क्या होगी, बढ़ती जाएगी, है ना। नहीं, वो डिपेंड करेगा कि वो शैडो में आ रहा है सूर्य वाले एरिया के, या फिर वो जो है लाइट में आ रहा है। उस आधार पे अलग अलग अवधि होगी। दुनिया के समय 12 घंटे से ज़्यादा होगी, ये बात सही है कई देशों में जो कर्क रेखा के आसपास के देश हैं। आर्कटिक में सूर्य पूरी तरह से अस्त नहीं होगा। 24 घंटे यहाँ पर सूर्य 24 घंटे का दिन है। जो मैं पिक्चर दिखा रहा था इसको देख लीजिए एक बार, कि जो आर्कटिक व्रत है वहाँ पर 24 घंटे का दिन आ गया, ठीक है ना ये। और अंटार्कटिका में क्षितिज के नीचे डूबा ही रहेगा ये, 24 घंटे जो है नाइट रहेगी। समझ में आया आपको? ठीक है, अब चलते हैं भारतीय मानसून के पास। भारतीय मानसून एक फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। मैं जब आपको, अगर मुझे मौका मिला तो मानसून, जो भारतीय मानसून है उसको सारे एंगल से हम पढ़ेंगे, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट को देखा जाएगा कि प्रारंभ से लेकर आज तक क्या क्या इसमें जो है चेंजेज आए हैं और क्या क्या इसमें नई नई टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, ताकि हम भारतीय मानसून को अच्छे से समझ सकें। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अभी देखते हैं। भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लिखित इंडियन ओशियन डायपोल, अभी मैं जो बता रहा था IOD, इंडियन ओशियन डायपोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। देखिए, इंडियन ओशियन डायपोल, ये मान लीजिए हिंद महासागर है, इसका ये वेस्ट पार्ट होगा और ये ईस्ट पार्ट होगा। वेस्ट और ईस्ट पार्ट का जब हम अध्ययन करते हैं, उसके टेम्परेचर का अध्ययन करते हैं, उनके अंतरों का अध्ययन करते हैं, इसी को इंडियन ओशियन डायपोल कहते हैं। समझ में आ गया? अब हमारा मानसून क्या है? हमारा दक्षिण पश्चिमी मानसून है। तो पश्चिम तो इस साइड लगा है, इसका मतलब इस वाले एरिया का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मानसून जो है तीव्र गति से आएगा, और इस महीने का इसका टेम्परेचर कम होना चाहिए। अगर इसका ज़्यादा हो गया तो फिर जो है ये कमज़ोर हो जाएगा। समझ में आया? तो इंडियन ओशियन डायपोल कुछ नहीं, इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर के पूर्वी और पश्चिमी भागों के तापमान के अंतर का अध्ययन है। ठीक, और इस अध्ययन का फायदा हमारे मानसून के पैटर्न को, इसको मानसून के पैटर्न को जो है समझने में आपको मदद मिलेगी। चलिए अब इस कथनों को हम देखते हैं। IOD परिघटना, मतलब IOD का जो भी परिघटना, उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर, बिल्कुल सही, एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर, बिल्कुल गलत। भैया ये तो हिंद महासागर का ही है, और उसमें हिंद महासागर का पूर्वी और हिंद महासागर का पश्चिमी में जो तापमान में अंतर आ रहा है, उसकी वजह से जो घटना होती है, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है IOD का। तो ये कथन सेंटेंस बिल्कुल गलत हो गया। IOD परिघटना मानसून पर अल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है, बिल्कुल सही है, मानसून को ये प्रभावित कर सकता है। तो ये बिल्कुल कथन सही है आपका। क्वेश्चन में पूछा गया कौन से कथन सही हैं, तो कथन 2 सही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी
कथन केवल 2 सही। बहुत आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन था, जिसने मानसून अच्छे से पढ़ा होगा उसको मतलब ये मान लीजिए 30 सेकंड में ये क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा। बहुत आसान था। लेकिन अगर कठिन हमें क्यों लग रहा है? क्योंकि इंडियन ओशियन डायपोल को हम अच्छे से समझे नहीं होंगे। तो अभी फिलहाल इतना समझिए कि इंडियन ओशियन डायपोल कुछ नहीं, हिंद महासागर के दोनों छोरों के तापमान के अंतर का जो है अध्ययन करता है। ठीक है ना? चलिए, हिंद महासागर पश्चिम, देखिए पूर्वी हिंद महासागर और पश्चिमी हिंद महासागर की सतह के तापमान का अंतर है। ठीक है ना? तो इसलिए कथन 1 सही नहीं होगा। तो ये बात समझ में आ गया आपको। और इंडियन ओशियन डाइपोल का अध्ययन हमें अल्नीनो, दक्षिणी दोलन और वाकर सेल के माध्यम से भी सीखना होगा। इसलिए ये घटना जो है हमारे मानसून के अध्ययन को बहुत प्रभावित करती है। इसलिए इस मानसून के अध्ययन में इसका क्या है? योगदान है। अब मैंने आपको ये बताया कि जब हम मानसून की बात करते हैं तो हिंद महासागर का ये पश्चिमी भाग हो गया और ये पूर्वी भाग, और इस महासागर का ये वाला टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सकारात्मक रूप से क्या है? प्रभावित होगा। इसका अगर ज़्यादा होगा तो ये नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। इसको पढ़ने से ज़्यादा आप एक चित्र को देखिए। ठीक है, ये हिंद महासागर है। इस हिंद महासागर का ये पूर्वी भाग है, ये पश्चिमी भाग है। अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि पश्चिमी भाग यानी वेस्टर्न पार्ट का टेम्परेचर ज़्यादा, तो ये है पॉजिटिव होगा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा? हवाएं ऊपर की तरफ चलेंगी, यहाँ पर वार्म कंडीशन होंगी। लेकिन अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ पर क्या होगा? टेम्परेचर कम और कंडीशन कूलर होंगी। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा गया? इंडियन ओशियन डायपोल का नेगेटिव फेस है, जिसमें ईस्टर्न पार्ट क्या है? ज़्यादा मजबूत है। अब होगा क्या? क्यों कम? देखिए, हमारी दक्षिण पश्चिमी मानसून था। अब मानसून की स्थिति इसलिए बदल गई क्योंकि यहाँ पर जो है टेम्परेचर कम हो गया। ये जो है अब इधर तो जाएगा नहीं, ये चला जाएगा ऑस्ट्रेलिया की तरफ है, इंडोनेशिया की तरफ। तो भारत में क्या है? मानसून कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है इंडियन ओशियन डायपोल का अगर पश्चिमी भाग कूलर है यानी कि यहाँ ठंडा है तो ये हमें नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। चलिए आगे और एक चीज़ को समझते हैं। ये इसका पॉजिटिव फेज़ है और इस पॉजिटिव फेज़ में यहाँ पर वार्म होगा, वार्म होके ऊपर संवहन होगा, संवहन होने के बाद बादलों का निर्माण होगा और इधर से जो है व्यापारिक पवनें जो साउथ में शिफ्ट हो गई थी। होता क्या है कि जो हिंद महासागर है वो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें टर्न लेके जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून का रूप लेती हैं। ऐसे ही जो है टर्न लेती हैं। ये जब हम मानसून पढ़ेंगे तब, तो ये मानसून जो है इन पवनों के साथ क्या है? ये बादल साथ में जाएंगे और बारिश करा देंगे। यहाँ पर इंडिया है मान लीजिए, तो इस इंडिया वाले एरिया में क्या है? ये बारिश होने लगेगी। तो इस बात को आप समझे होंगे कि जो इंडियन डायपोल, ओशियन डायपोल है, उसका पॉजिटिव फेज क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला, उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिण अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में चक्रवात की उत्पत्ति नहीं होती। इसका क्या कारण है? देखिए, चक्रवात की उत्पत्ति होने के लिए हवाओं का एक डायवर्जन जरूरी है, हवाओं का अभिसरण भी जरूरी है। सबसे मेन कारण तो यही है। तो जब भी हम बात करेंगे दक्षिण की बात की, दक्षिणी अटलांटिक की और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्र की, तो यहाँ पर जो चक्रवात हैं वो बहुत ही कम नाम मात्र के आते हैं। उसका क्या रीजन है? पहला, समुद्र की सतह का तापमान कम है। नहीं, देखिए समुद्र की सतह तो इनके पास बहुत है, दक्षिणी गोलार्ध में समुद्र ज़्यादा है, महाद्वीप कम है। लेकिन तो ये रीजन नहीं है इसका कि तापमान कम है इसलिए नहीं, तापमान तो ज़्यादा चाहिए पहली बात तो, अगर उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होनी है तो। ये आंसर हो सकता है ITCZ,
इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जिंग जोन, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ही जो है यहाँ पर कमजोर होते हैं, बहुत ही कमजोर होते हैं। ITC-Z की आदर्श स्थिति की बात की जाए तो ये उत्तरी गोलार्ध में 0 से लेकर 10 डिग्री नॉर्थ तक ज़्यादा मजबूत होते हैं, और जब सूर्य का उत्तरायण होता है तो ये शिफ्ट हो जाते हैं, और ये शिफ्ट होकर लगभग 10 से 20 डिग्री नॉर्थ में शिफ्ट होने लगते हैं, और वहाँ पर जो है तापमान को क्या है प्रभावित करते हैं, और कन्वर्जिंग जोन होता है, इसलिए चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो इस तरीके से इस चक्रवात की उत्पत्ति ना होने का रीजन भी यही है, बी ऑप्शन होना चाहिए ये। तो रीजन भी क्या है, ये यही होगा, इस बात को आप ध्यान रखिए। तो कॉरियोलिस बल बहुत कमज़ोर होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर कॉरियोलिस बल, विक्षोभ बल जो है कम होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि पृथ्वी के घूर्णन की वजह से जो पृथ्वी पर डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है, हवाओं की दिशा में जो परिवर्तन होता है, वो जो है कॉरियोलिस बल की वजह से होता है। कॉरियोलिस बल के उत्पत्ति का सोर्स पृथ्वी का घूर्णन है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये कमज़ोर नहीं होता, लगभग बराबर सी स्थिति में होता है। उन क्षेत्रों में भूमि की अनुपस्थिति, ऐसा नहीं है, भूमि है लेकिन कम है, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये कट जाएगा ये भी। तो ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन आपका, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र शायद ही यहाँ पर विकसित होता है, या कभी कभी विकसित होता है। अगला, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो उत्तरी समुद्री तट से उत्तर की ओर और दक्षिणी समुद्र से दक्षिण की ओर स्थान, तो आमतौर पर भूमध्य रेखा या उसके आसपास के उत्तर में ही रहता है, ठीक है ना। तो भूमध्य रेखा से थोड़ा नीचे आता है और अधिकतर ऊपर ज़्यादा शिफ्ट होता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, अटलांटिक और दक्षिण प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है वहां पर चक्रवातों का निर्माण नहीं हो पाता, क्योंकि वहां ITC-Z बहुत कमजोर या नाम मात्र के लिए उत्पन्न होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जो भी समझा होगा बहुत आसानी से कर लिया होगा, इस बात को आप ध्यान रखिए। ये जो है पश्चिमी ऐसे लिखा जाएगा, है ना, पश्चिमी या फिर पछुआ कहिए इसको, पछुआ, ठीक, पछुआ। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष भर 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच, देखिए जो पृथ्वी है, पृथ्वी का ये 0 डिग्री है, ऊपर चलते हैं तो नॉर्थ आता है, नीचे आते हैं तो साउथ। ये कह रहा है कि जो 30 डिग्री नॉर्थ है वहाँ से लेकर 60 डिग्री साउथ तक, 60 डिग्री साउथ तक बहने वाली चलने वाली हवाओं के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो पछुआ पवनों के रूप में जाना जाता है। आप मुझे एक बात बताइए, पूर्वी व्यापारिक पवनें और पश्चिमी व्यापारिक पवनें या दक्षिण पश्चिम व्यापारिक पवनों की स्थिति आपको पता हो तो 0 डिग्री नॉर्थ से लेकर 0 डिग्री साउथ तक होती है। तो यहाँ पर तो भैया व्यापारिक पवनें चल रही हैं, और आप कह रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक पछुआ पवनें चलती हैं, तो ये बात तो गलत है। इसका मतलब उत्तर प्रदेश PCS जो है आपसे, सॉरी UPSC यानी कि संघ लोक सेवा आयोग जो है आपसे ये जानना चाह रहा है कि आपको नॉर्थ और साउथ आता है या नहीं, इस बात को भी आप देखिए। तो ये क्वेश्चन आपको केवल नॉर्थ और साउथ समझ में आ गया तो भी आप कर लेते, तो ये गलत हो गया। पछुआ पवनें जो है 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ चलेंगी, या फिर 30 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ चलेंगी, इस बात को आपको ध्यान रखना था। तो इसने नॉर्थ और साउथ दोनों को ऐड कर दिया, तो पहला तो गलत हो गया। भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सर्दियों में जो बारिश होती है उसका कारण क्या है, उसका कारण पछुआ पवनें हैं। बिल्कुल, जब आपने भारत की बारिश के पैटर्न को पढ़ा होगा, भारत के मानसून को पढ़ा होगा, तो पश्चिमी विक्षोभ को भी आपने पढ़ा होगा।
पश्चिमी विक्षोभ कुछ नहीं, पछुआ पवनों ही है। तो भारत में जो पश्चिमी विक्षोभ के माध्यम से सर्दियों में जो बारिश होती है वो जो है इन्हीं से होती है, पछुआ पवनों से। ये कथन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन में पूछा गया कौन से कथन सही हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 कथन जो है सही है इसका। बहुत आसान सा सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपने सही से ये पढ़ा नहीं, 30 और 60 देख लिया तो आप पहले वाले को भी सही गल कर लेंगे, तो इसको भी ध्यान रखना है। पछुआ पवनें देखिए, अगर बात करें डिग्री की तो 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ तक ही चलती हैं, और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण अक्षांशों के बीच में चलती हैं, इसलिए ये कथन गलत हो गया। पश्चिमी जो भारत है, उत्तर पश्चिमी भारत, उसमें पछुआ पवनों यानी शीतकाल में पछुआ पवनें ही जो है वहाँ बारिश करती हैं, जिसे हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी जेट स्ट्रीम का भी पार्ट होता है। जब आपको जेट स्ट्रीम पढ़ाएंगे तो उसमें भी देखेंगे। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि जो भारत में पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है, उसकी आर्द्रता पश्चिमी पवनें यानी पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से लाता है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि उसकी जो आर्द्रता आती है वो कहाँ से वो प्राप्त करते हैं, ताकि भारत के क्षेत्र में जो है सर्दियों में बारिश कर सके। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। अगला, ये चीज़ें पैटर्न है। यहाँ पर मैं ये समझाना चाह रहा था कि जो पश्चिमी विक्षोभ है वो भारत में हिमालय के पास एंट्री करता है, और हिमालय की संरचना ऊंची होने की वजह से जो पश्चिमी विक्षोभ है वो हिमालय के दक्षिण में टर्न होकर उत्तर पश्चिमी भारत में क्या है, बारिश कराता है सर्दियों में। इस बात को आप ध्यान रखिए, यही मैं बताना आपको चाह रहा था। आगे, अगर पछुआ पवनों की बात की जाए तो आपसे क्या कहा जाएगा कि 30 डिग्री, इसको थोड़ा सा ऐसे बनाइए, 30 डिग्री साउथ और 30 डिग्री 60 डिग्री और साउथ, इन दोनों के बीच में जो है पछुआ पवनें यहाँ चलेंगी आपकी। तो उत्तर की भी बात की जाए तो 30 डिग्री उत्तर, यहाँ पर ये 30 डिग्री उत्तर, तो 60 डिग्री उत्तर और 30, इन दोनों के बीच में पछुआ पवनें चलेंगी। तो ये एरिया आपका पछुआ पवनों का है और ये वाला एरिया आपका व्यापारिक पवनों का है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। जब हम विंड्स पढ़ेंगे, पवनें पढ़ेंगे, तब हम इसको अच्छे से एक बार देखेंगे, तो इसको ध्यान रखिए, वो डिग्री में आपको कंफ्यूज किया है। आगे, हवाओं का मौसमी उत्क्रमण किसकी विशिष्टता है? बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन 2014 में पूछ लिया गया, तो कई बार अत्यधिक सामान्य क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। आपने जब मानसून पढ़ा होगा और मानसून की जब आपने जो है परिभाषा पढ़ी होगी, उस परिभाषा में यही कहा गया है कि मानसून एक मौसमी पवन है जो अपनी दिशा में परिवर्तन करती है, यानी दिशा का उत्क्रमण करती है। क्वेश्चन में यही कहा है कि हवाओं का मौसमी उत्क्रमण किसकी विशिष्टता है, तो आंसर होगा मानसूनी जलवायु की विशिष्टता है। बहुत सामान्य सा क्वेश्चन था। चलिए आगे, तो हवाओं का मौसमी उत्क्रमण मानसून की विशेषता है, और मानसून की अगर बात की जाए तो भारत में भी आता है मानसून, उसके अलावा कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, जो दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र है वहाँ पर भी इसका प्रभाव रहता है। चलिए आगे, आंधी तूफान के दौरान आकाश में मेघ गर्जन यानी कि गड़गड़ाहट की जो आवाज़ आती है वो किसके द्वारा उत्पन्न होती है? इस चीज़ को आप समझिए कि जब जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, कहाँ 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती जाती है टेम्परेचर में। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है और संघनन की क्रिया होती है, और संघनन के रूप में जो है ओस की बूंदों के साथ साथ जो हिमांक से नीचे पहुंच जाता है, तो वहाँ पर क्या है, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं।
बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े आर्द्रता ग्राही रूप में जो है रहते हैं, उनमें नाविक रहता है। जैसे जैसे उसकी आर्द्रता बढ़ती जाती है उसका वेट जो है बढ़ता जाता है, और जब वायुमंडल उसे अपने आप में क्या है निलंबित करने यानी रोक पाने में असमर्थ होता है तो वो नीचे गिरते हैं। जैसे ही वो नीचे आते हैं तो ऊपर का टेम्परेचर तो बहुत ही कम है और नीचे के एरिया में आते हैं तो यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। इस वजह से विपरीत स्वभाव की दो आकृतियाँ आपको आपस में मिलती हैं, और विपरीत स्वभाव की दो मिलने से क्या है गर्जन की आवाज़ आपको मिलेगी, गर्जना मिलेगी, बहुत तीव्र गति से गर्जना मिलेगी। जो बर्फ के टुकड़े हैं साथ में ठंडी बूंदें हैं वो सभी अपने अंदर स्थैतिक ऊर्जा लिए होती हैं, और स्थैतिक ऊर्जा की बात जब की जाए तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रहता है और नेगेटिव चार्ज उनके नीचे यहाँ रहता है। वो जब नीचे गिर रही होती हैं तो ये पृथ्वी का तल है। पृथ्वी के तल पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और ये भी जो है हवा की वजह से क्या है मौसम तूफानी है तो हिल रहे हैं आपस में। हिलने से इनके अंदर भी क्या है एनर्जी आ गई। एनर्जी आने के बाद पॉजिटिव चार्ज यहाँ रहा और नेगेटिव चार्ज यहाँ पृथ्वी के अंदर चला जाता है। अब एक बात देखिए, अब ये नीचे आ रहे हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। ये आपस में जब नीचे आएंगे तो बिजली गिरेगी, और बिजली जहाँ पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा और नेगेटिव एक साथ उसी के पास आके गिर जाएगा, तो हम कहेंगे गर्जना के साथ बिजली जो है गिर गई, तड़ित झंझा की जो है प्रक्रिया हुई। तो बिजली जैसी गिरने की आवाज़ भी आपको यहीं आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गर्जना है और बिजली का गिरना है वो वहाँ होगा जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही कम हो, गर्म टेम्परेचर में वो प्रवेश करे और उनके अंदर जो एनर्जी है उसके अपोजिट पार्ट हों, प्लस और माइनस वाले मैं आपको समझा चुका हूँ। इस तरीके से तो हम कहेंगे गर्जना हो रही है। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि हम कहना क्या चाह रहा है, ऑप्शन कहाँ कहाँ दिए गए हैं। आकाश में तूफानी बादलों के मिलने से, आकाश में कितने भी मिलते रहें कुछ नहीं होगा, जब तक नीचे नहीं आएंगे गर्म जलवायु के संपर्क में तब तक गर्जना होगी ही नहीं। तो ये सेंटेंस तो गलत हो गया। बिजली जो तूफानी बादलों को अलग करती है, मतलब बिजली और बादल अलग हो जाएंगे तो गर्जना नहीं होगी, चमक बढ़ जाएगी, बिजली एकदम क्लियर हमें दिखेगी। गर्जना आपको तभी होगी जब ठंडी और गर्म जलवायु आपस में मिलेंगी, यानी दोनों विपरीत स्वभाव की जो चीज़ें मिलेंगी। तो ये चीज़ भी नहीं। वायु और जल के कण के ऊपर की ओर आक्रामक गतिविधि, ऊपर नहीं जाना, जाना तो नीचे है पृथ्वी की तरफ। तो इस तरीके से ये भी गलत हो गया। और दिए गए कथन का उत्तर सही बताना है, तो आंसर तो भैया डी हो गया हमारा। उपरोक्त में से कोई भी मेघ गर्जना पैदा नहीं करेगा। मेघ गर्जना होती क्या है मैंने आपको अभी समझाया। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो साइंस और ज्योग्राफी दोनों को मिला के दिया गया था, और इसे अगर आप तैयार करते शुरू से तो मेघ गर्जना जहाँ तड़ित झंझा पढ़ते हैं वहाँ ज्योग्राफी में इसको हम पढ़ते। तो चलिए समझ में आया होगा इसका आंसर भी। अगला चलते हैं। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। बढ़ते तापमान के कारण ऊपर की ओर उठती हुई तेज हवाएं चलती हैं। तापमान बढ़ेगा तो क्या है, हवाएं संवहन करके ऊपर चढ़ेंगी। ये हवाएं पानी के बूंदों की ओर ऊपर की तरफ ले जाती हैं और जमने लगती हैं। तो यहाँ हिमांक से नीचे भी जाना आपको होगा। जमने के बाद क्या होगा, उनका वजन बढ़ेगा और जो है वायुमंडल उनको रोकने में सक्षम नहीं होगा, तो वो नीचे गिरेंगी। हवा के साथ जो गिरती बूंदें हैं ना, तेज बिजली और ध्वनि पैदा करेगी। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। चलिए आगे चलते हैं। तटीय क्षेत्रों की तुलना में महाद्वीपों के भीतर के इलाके में तापमान की वार्षिक सीमा अधिक है। इसके क्या कारण हैं? यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको तटीय क्षेत्रों की तुलना में महाद्वीपों के पास तापमान जो है वो ज़्यादा पाया जाता है, ऐसा क्यों? इसके दो रीजन हैं। पहला, जल एवं स्थल का वितरण, और दूसरा समुद्री समीर।
जल एवं स्थल के वितरण की अगर हम बात की जाए तो आपको ये पता होगा कि जल जो है देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। टेम्परेचर को इकट्ठा करने की इसमें क्षमता ज़्यादा होती है। स्थल जो है देर से जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो एक स्थिति कल्पना कीजिए, महाद्वीपों के अंदर क्या है, स्थल की अधिकता है और तटों के पास क्या है, समुद्र की अधिकता है। तो जल और स्थल का वितरण जो है क्या करेगा, महाद्वीपों को जल्दी गर्म करेगा और जल्दी ठंडे हो जाएंगे। तो उनके बीच में तापांतर जो होगा वो भी अधिक पाया जाएगा। लेकिन तटीय क्षेत्रों में क्या होगा, देर से गर्म और देर से ठंडे होंगे। तो जल्दी ना तो ठंडे हो रहे हैं ना गर्म, तो तापांतर जो है, तापमान का अंतर वो है यहाँ पर ज़्यादा नहीं होगा। जब तापमान का अंतर ज़्यादा नहीं होगा तो यहाँ पर सम जलवायु पाई जाएगी, मतलब समान तापांतर वाली, समान टेम्परेचर वाली जलवायु पाई जाएगी। दूसरा रीजन है समुद्री समीर। समुद्री समीर समुद्र की तरफ चलती है। वहाँ पर जो समुद्री समीर चलेगी वो ठंड और मंदी होगी, तो वो उस टेम्परेचर को क्या है, मेंटेन करेगी। दिन और रात में यहाँ पर एक छोटे समय के लिए क्या है, समुद्री समीर चलेगी। तो इस वजह से भी क्या है, तटों पर जो है तापमान ज़्यादा नहीं हो पाता। क्वेश्चन में कौन कौन से ऑप्शन दिए गए ये देखना है। पहला दिया है भूमि और पानी के बीच का तापीय अंतर, ये तो बिल्कुल सही है। महाद्वीप और महासागरों के बीच ऊंचाई, ऊंचाई की तो बात हमने की नहीं कि हाइट की वजह से ऐसा टेम्परेचर में अंतर आता हो। तटवर्त में तेज हवाएं, यहाँ तेज हवाएं दिया गया है, समीर हमेशा मंद मंद चलती है, तो ये गलत है, तेज हवाएं नहीं आएंगी। और दूसरी बात, यहाँ पर समीर का नाम लेना चाहिए। तटों की तुलना में भीतरी इलाकों में भारी बारिश, भैया बारिश तो सबसे ज़्यादा तटों पर ही होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो केवल एक इसमें सही लग रहा है, ऑप्शन में दिया है, हाँ बिल्कुल दिया है, ऑप्शन ए जो है केवल एक सही है, इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए चलते हैं आगे। पृथ्वी के तापमान के वितरण को प्रभावित करने वालों में कारक जो है, प्रमुख कारण भूमि और महासागरों का वितरण, बिल्कुल सही बात है कि लैंड और पानी का जितना ज़्यादा वितरण है, जहाँ पानी ज़्यादा होगा वहाँ तापांतर कम होगा, जहाँ भूमि ज़्यादा होगी वहाँ तापांतर ज़्यादा होगा। भूमि और जल की विशिष्ट ऊष्मा के बीच बड़ा अंतर है। महाद्वीपों में होने वाली ऊष्मा की हानि महासागरों की तुलना में अधिक होती है। क्यों? क्योंकि महाद्वीपों में जल्दी पार्थिव विकिरण क्या है, ऊपर की तरफ जाता है और जल्दी पृथ्वी ठंडी होने लगती है, तो ऊष्मा की हानि महाद्वीपों में ज़्यादा होती है, इसलिए क्या है, तापांतर ज़्यादा होता है। रातें बहुत ठंडी, दिन बहुत गर्म, तो टेम्परेचर में अंतर ज़्यादा हो गया। समुद्री तटीय इलाकों में क्या होता है, रात और दिन का टेम्परेचर में ज़्यादा अंतर नहीं होता, इसीलिए महाद्वीपों में क्या है, सर्दियों में ज़्यादा सर्दी और गर्मियों में ज़्यादा गर्मी लगती है। तटों के पास क्या है, सर्दी और गर्मी में लगभग एक जैसी जलवायु पाई जाती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलग अलग ऋतुओं में, देखिए यहाँ ऋतु लिखा हुआ है, ऋतुओं में दिन और रात्रि के समय के विस्तार की भिन्नता किस कारण होती है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिन और रात में जो अंतर आता है वो क्यों आता है, लेकिन ऋतुओं के समय आपको पता है दिन और रात पृथ्वी के घूर्णन की वजह से होते हैं, लेकिन ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के परिक्रमण की वजह से होता है, रिवॉल्यूशन कह सकते हैं उसको, है ना, उसकी वजह से होता है। तो आपको इसमें से क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ऋतु के साथ दिन और रात का अंतर आए, तो ऐसी स्थिति जहां पर पृथ्वी घूर्णन करते हुए परिक्रमण कर रही हो वहां पर ये स्थिति बनेगी। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना तो घूर्णन हो गया, तो इससे दिन और रात तो हो सकते हैं, लेकिन ऋतुओं के समय चेंज नहीं आएगा, तो ऋतुओं में भी चेंज आना है। पृथ्वी का सूर्य दीर्घ वृत्तीय काल में कैसे घूमना है, अक्ष पे घूमना है या कैसे, तो इसमें ये ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि अभी देखते हैं कि इसके अलावा कोई और सुटेबल आंसर मिलता है कि नहीं। स्थान की अक्षांशीय स्थिति नहीं,
पृथ्वी का है, ऋतुएं हैं, तो घूर्णन और परिक्रमण तो आएगा। पृथ्वी का अपने अक्ष पर परिक्रमण, अक्ष आ गया और परिक्रमण आ गया, तो ये बात ज़्यादा सही है, इसको भी कंसीडर कीजिए। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि ऋतु और दिन और रात में अंतर भी होना चाहिए, तो परिक्रमण से ऋतुएं हो जाएंगी, अक्ष पे घूर्णन से दिन और रात हो जाएंगे। यहाँ पर अक्ष की कोई चर्चा ही नहीं की गई, तो ये ज़्यादा सुटेबल है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर परिक्रमण ऋतुओं के साथ दिन और रात में क्या है, अंतर लाता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। देखिए, ठीक है ना, यहाँ एक देखिए, यहाँ पर मैं आपको ये सिखाना चाह रहा था कि जैसे पृथ्वी जब घूम रही है तो ये 20 मार्च यानी 21 मार्च को और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। क्या है, दिन और रात बराबर होते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमते हुए ये वाली प्रक्रिया रिवॉल्यूशन या फिर परिक्रमण कहलाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो परिक्रमण के माध्यम से ये सब चीज़ें हो रही हैं। परिक्रमण की बात की जाए तो दिन और रात यहाँ पर बराबर हो रहे हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 जून और 22 दिसंबर कह सकते हैं आप। एक दिन 21 जून, ये डेट में लिख रहा हूँ, ये ज़्यादा कंफर्म है। 22 दिसंबर, इस दिन क्या होता है, यहाँ पर सूर्य जो है मकर रेखा पर है, यहाँ पर सूर्य जो है कर्क रेखा पर है। इस बात को भी आप ध्यान रखें। तो जैसे ही कर्क रेखा पर होगा, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु होगी, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, शीत ऋतु होगी। और यहाँ मकर रेखा पे अगर आएगा तो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी। यहाँ पर ऋतुओं का परिवर्तन हुआ। अगर हम इस बात की बात करें मार्च में उत्तरी गोलार्ध में बसंत होगी और यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी। अगर हम इसकी बात करें 23 सितंबर, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगी। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर परिक्रमण करते समय जो है दिन और रात्रि के साथ साथ ऋतुओं में परिवर्तन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। तो आज के जितने क्वेश्चन थे जो यूपीएससी ने पूछे हैं अभी 2023 तक, वो सारे हमने क्लाइमेटोलॉजी के कवर किए हैं। इसके अलावा समुद्र विज्ञान, इनके भी हमें कवर करने हैं। साथ ही हमें जो है जो सब्जेक्ट में आते थे, भारत के भूगोल, समुद्र विज्ञान, जलवायु विज्ञान, यहाँ से जो क्वेश्चन आते थे अच्छे स्टैंडर्ड, वो भी कवर हमें करने हैं। चलिए एक बार और आपको रिमाइंड करा देता हूँ, 8 मार्च के दिन आप ज़रूर आइएगा और इस चैनल के माध्यम से 8 मार्च में आप जो यहाँ पर तैयारी करेंगे, लगभग 250 प्लस 150 मार्क्स की आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। और आप विश्वास करिए, यूपीएससी का कोई ऐसा वर्ष नहीं है जब महिलाओं से संबंधित कोई मुद्दे पर यूपीएससी ने ऐसे ना पूछा हो। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाले हैं आपके विश्लेषण के। तो इस चीज़ पे आप ज़रूर आइएगा। और आपको अगर हमसे जुड़ना है तो सुनील अभिव्यक्ति.graphia.com हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर आप जा सकते हैं और अपना जो है वन स्टॉप सॉल्यूशन आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है, अगर कोई क्वेश्चन पूछना है या जुड़ने में समस्या आ रही है तो इन नंबर पर आप जो है कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। और अगर टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना है तो सर का टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी वाई सुनील सर, इस पे आप जुड़िए। जितनी भी पीडीएफ हैं आपको वो यहाँ पर मिल जाएंगी। तो आशा कर रहा हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे वो क्लाइमेटोलॉजी के हमने पढ़े और समझे। आगे आने वाले सेशनों में और क्वेश्चन जो यूपीएससी में पूछे गए उनको भी हम लेके आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और आगे की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।